द डीप डाइव की इस नई गहन चर्चा में आप सभी का स्वागत है। सर्दियों के मौसम में चाय के प्याले से उठने वाली दालचीनी की वो भीनी भीनी महक, या आइसक्रीम में मिलने वाला वनीला का मीठा स्वाद। और या फिर कभी बगीचे में टहलते हुए अचानक लाल चींटियों के काटने पर होने वाली वो तेज जलन। अरे हाँ, बिल्कुल। सतह पर देखने से तो इन अनुभवों में कोई भी समानता नजर नहीं आती। मतलब ये सब कितने अलग हैं। लेकिन अगर इन बिल्कुल अलग अलग लगने वाले अनुभवों को एक रासायनिक चश्मे से देखा जाए तो इनके बीच एक बहुत ही गहरा और अनोखा संबंध छिपा है। सही कहा। तो आज की हमारी इस डीप डाइव का मुख्य स्रोत कक्षा 12वीं की रसायन विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक के नोट्स हैं। ये नोट्स मुख्य रूप से एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पर आधारित हैं। हाँ, और अक्सर लोग रसायन विज्ञान के इतने भारी भरकम सूत्रों को देखकर घबरा जाते हैं। बिल्कुल घबरा जाते हैं। इसीलिए आज का हमारा मुख्य फोकस यही है कि प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल सरल भाषा में समझाओ। यह बहुत जरूरी है। मकसद ये नहीं है कि चीजों को बच्चों की तरह समझा जाए, बल्कि ये है कि इन जटिल प्रणालियों की कल्पना इतनी साफ तरीके से की जाए कि हर कोई इसके पीछे के असल विज्ञान को महसूस कर सके। एकदम सही। क्योंकि ये रसायन सिर्फ किताबों के पन्नों में कैद नहीं है, ये तो हर उस चीज का हिस्सा है जो हम चखते हैं, सूंघते हैं या महसूस करते हैं। यह दृष्टिकोण बहुत ही सटीक है। विज्ञान के भारी भरकम शब्दों के पीछे अक्सर बहुत ही तार्किक और खूबसूरत कहानियां छिपी होती हैं। ज्ञान का असली मूल्य तब सामने आता है जब उसे वास्तविक जीवन से जोड़कर देखा जाए। आज के ये स्रोत नोट्स हमें एक बहुत ही खास रासायनिक समूह के बारे में बताते हैं जो प्रकृति की एक तरह से सुगंध और स्वाद की फैक्ट्री है। तो आज हम न केवल ये देखेंगे कि ये अणु क्या हैं, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? इस रासायनिक ढांचे की सबसे बुनियादी ईंट से शुरुआत करते हैं, जिसे कार्बोनिल समूह कहा जाता है। अच्छा, कार्बोनिल समूह। हाँ, किताबों में अक्सर इसे एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 2 लाइनों से दर्शाया जाता है। अगर इसकी एक मानसिक तस्वीर बनानी हो तो एक कार्बन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु की कल्पना की जा सकती है, जिन्होंने एक दूसरे के दोनों हाथ बहुत मजबूती से पकड़ रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी मजबूत पकड़ को डबल बॉन्ड कहते हैं। सही। कार्बन की प्रकृति ऐसी है कि उसके पास जुड़ने के लिए कुल 4 जगहें या कहें 4 हाथ होते हैं। 2 हाथ तो उसने ऑक्सीजन को पकड़ने में लगा दिए, लेकिन उसके 2 हाथ अभी भी खाली हैं। अब इन खाली हाथों को कौन पकड़ता है? सारा खेल इसी बात का है। यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अगर कार्बन के एक खाली हाथ को एक साधारण सा हाइड्रोजन परमाणु पकड़ ले तो ये पूरी संरचना एल्डिहाइड के परिवार का हिस्सा बन जाती है। और वहीं अगर कार्बन के दोनों खाली हाथों को दूसरे कार्बन परमाणु ही आकर पकड़ ले तो वो कीटोन कहलाता है। अच्छा, और अगर कार्बन के एक हाथ के साथ एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाए, जिसे हम OH कहते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। मतलब सिर्फ एक हाथ पर पौन जुड़ा है, इससे पूरा परिवार बदल जाता है। बिल्कुल। और यही छोटे छोटे आणविक बदलाव प्रकृति में ऐसे आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं जो हमारी इंद्रियों को सक्रिय कर देते हैं। हमारे स्रोत में इसके कुछ बेहतरीन प्राकृतिक उदाहरण भी मौजूद हैं। जैसे कि वो वैनिला वाला उदाहरण। हाँ, वेनिलिन नाम का रसायन जो वेनिला बीन्स में पाया जाता है और जिसका उपयोग दुनिया भर में मिठाइयों में होता है, वो असल में एक एल्डिहाइड ही है। वाह। इसी तरह सैलिसिलडिहाइड जो मीडो स्वीट नामक पौधे की अनूठी गंध का कारण है। और शुरुआत में जो हमने दालचीनी की महक का जिक्र किया था, वो सिनेमाल्डिहाइड नामक यौगिक की देन है। सिर्फ एक छोटे से परमाणु के जुड़ने या हटने से पूरी की पूरी गंध और पहचान बदल जाती है। ये सोचना सच में हैरान करता है कि रसोई में रखे मसालों के डब्बे असल में एक छोटी रासायनिक प्रयोगशालाएं हैं। लेकिन इन रसायनों के जो नाम है वे अक्सर बहुत ही अजीबोगरीब लगते हैं। अजीबोगरीब कैसे? मतलब फॉर्मिक एसिड या ब्यूटरिक एसिड जैसे नाम सुनकर ऐसा नहीं लगता कि ये किसी तर्क के आधार पर रखे गए हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो इन सामान्य नामों के पीछे का इतिहास वास्तव में बहुत दिलचस्प है। शुरुआती दौर में जब रसायन शास्त्रियों ने इन यौगिकों की खोज की थी, तब कोई व्यवस्थित नामकरण प्रणाली नहीं थी। अच्छा, तो उन्होंने नाम कैसे रखे? उन्होंने इन रसायनों का नाम उनके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर रख दिया। इसके लिए अक्सर लैटिन और ग्रीक शब्दों का सहारा लिया गया। उदाहरण के लिए फॉर्मिक एसिड को ही ले लें। यह नाम लैटिन शब्द फॉर्मिका से आया है,
जिसका अर्थ है लाल चींटियां। मतलब किसी ने सच में लाल चींटियों को उबाल कर या डिस्टिल करके ये एसिड निकाला होगा। ये कल्पना करना ये अजीब है कि शुरुआती वैज्ञानिकों ने ये पता लगाने के लिए क्या-क्या किया होगा कि चींटियों के डंक में आखिर होता क्या है। विज्ञान का शुरुआती इतिहास ऐसे ही अनूठे प्रयोगों से भरा पड़ा है। जब लाल चींटियां डंक मारती हैं तो वे हमारी त्वचा के ठीक नीचे यही फॉर्मिक एसिड छोड़ देती हैं, जो तेज जलन का कारण बनता है। बाप रे। और सिरके वाला क्या था? एसिटिक एसिड। इसका नाम एसिटम से आया है, जो सिरके के लिए लैटिन शब्द है। और शायद सबसे मजेदार नाम ब्यूटरिक एसिड है। ब्यूटरिक एसिड, इसका क्या अर्थ है? यह ब्यूटिरम से बना है, जिसका अर्थ है मक्खन, लेकिन ताजा मक्खन नहीं, बल्कि खराब हो चुका सड़ा हुआ मक्खन। उफ। जब मक्खन सड़ जाता है तो उसमें से जो एक बहुत ही तीखी और अप्रिय गंध आती है, वो इसी ब्यूटरिक एसिड के बनने के कारण होती है। उन वैज्ञानिकों के बारे में सोचकर ही हंसी आती है जिनका काम सड़े हुए मक्खन को सूंघकर रसायनों को वर्गीकृत करना रहा होगा। सही बात है। लेकिन स्पष्ट है कि ऐसे नामों के साथ विज्ञान को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। चींटियों और खराब मक्खन के आधार पर नाम रखने से दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच बहुत भ्रम पैदा हो सकता था। बिल्कुल। और इसी चुनौती को सुलझाने के लिए आयुपैक यानी IUPAC नामकरण प्रणाली अस्तित्व में आई। ये एक ऐसा व्यवस्थित ढांचा है जिसने पूरी दुनिया के लिए एक ही वैज्ञानिक भाषा तय कर दी। इसके नियम बहुत ही तार्किक हैं। एल्डिहाइड के नाम के अंत में अल जोड़ा जाता है। जैसे एक कार्बन वाले एल्डिहाइड को मेथनॉल कहेंगे। और कीटोन के लिए अंत में ओन लगता है, जैसे प्रोपेनॉन, जिसे आम दुनिया में एसीटोन के नाम से जाना जाता है और जो नेल पॉलिश रिमूवर में एक बहुत ही परिचित गंध देता है। और कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए नाम के अंत में ओएक अम्ल लगाया जाता है। जैसे एसिटिक एसिड का व्यवस्थित नाम एथेनोइक अम्ल है। यह प्रणाली किसी भी नए रसायन का नामकरण करना बहुत ही पारदर्शी बना देती है। ये व्यवस्थित प्रणाली विज्ञान की रीढ़ है, लेकिन नामकरण से तो केवल ये पता चलता है कि हम इन्हें बुलाएंगे क्या। अगर हम इनके काम करने के तरीके को समझना चाहते हैं तो हमें माइक्रोस्कोप के भी पार जाकर इनकी असल आणविक संरचना को देखना होगा। तो ये अणु असल में दिखते कैसे हैं? अगर हम एक कार्बोनिल समूह को अंतरिक्ष में तैरते हुए देखें तो उसकी भौतिक बनावट कैसी होगी? स्रोत में इसके लिए sp2 संकरण यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन का उल्लेख किया गया है। इसे एक समतलीय त्रिकोणीय आकार के रूप में समझा जा सकता है। समतलीय त्रिकोणीय मतलब एक फ्लैट त्रिभुज? हाँ, कल्पना की जा सकती है कि एक बिल्कुल चपटा त्रिभुज है। इस त्रिभुज के ठीक बीचों बीच कार्बन का परमाणु बैठा है और त्रिभुज के तीनों कोनों की तरफ इसके रासायनिक बंध फैले हुए हैं। अच्छा। एक दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों बंधों के बीच बिल्कुल 120 डिग्री का कोण होता है। यह संरचना किसी छत वाले पंखे की 3 पंखुड़ियों की तरह दिखती है, जो बिल्कुल एक ही समतल पर है। और वो जो डबल बॉन्ड का दूसरा हिस्सा था, जिसे विज्ञान में पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो एक बादल की तरह इस चपटे ढांचे के ऊपर और नीचे तैरता रहता है। यहाँ यह बात वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये चपटी संरचना और ऊपर नीचे तैरते इलेक्ट्रॉनों के बादल सिर्फ देखने में ही दिलचस्प नहीं है, बल्कि इनका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि ये रसायन गर्मी के प्रति कैसा व्यवहार करेंगे। बिल्कुल। स्रोत में विभिन्न यौगिकों के उबलने के तापमान यानी क्वथनांक की बहुत ही विस्तृत तुलना की गई है। अगर हम एक ही वजन के अलग अलग प्रकार के अणुओं को लें और उन्हें उबालने की कोशिश करें तो एक पूरी रेस देखने को मिलती है। उबलने की रेस? हाँ, इस रेस में सबसे पहले एल्केन उबल जाते हैं, फिर ईथर का नंबर आता है, उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन उबलते हैं और सबसे ज्यादा गर्मी अल्कोहल को उबालने के लिए चाहिए होती है। ये क्रम बहुत कुछ बताता है। तो सवाल ये उठता है कि समान वजन होने के बावजूद उबलने के तापमान में इतना बड़ा अंतर क्यों है? इस अंतर को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि उबालने की प्रक्रिया असल में क्या है। उबालने का मतलब है तरल पदार्थ के अणुओं को एक दूसरे की पकड़ से छुड़ाकर गैस में बदलना। जो अणु एक दूसरे को जितनी मजबूती से पकड़ कर रखेंगे, उनकी पकड़ को तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा आग देनी पड़ेगी। एकदम सही। एल्केन की बात करें तो उनके अणुओं के बीच केवल वैंडरवाल्स बल काम करते हैं। ये बल प्रकृति में बहुत ही कमजोर होते हैं, इसलिए थोड़ी सी गर्मी पाते ही एल्केन के अणु एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं और उबल जाते हैं। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन एल्केन की तुलना में ज्यादा तापमान पर उबलते हैं। क्या इसका संबंध उस ऑक्सीजन से है जो कार्बन के साथ जुड़ा है? हाँ, एल्डिहाइड और कीटोन में द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण होता है, जिसे हम डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कहते हैं।
इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा था, ऑक्सीजन बहुत ही लालची या विद्युत ऋणात्मक परमाणु होता है। वो उन पाई इलेक्ट्रॉनों के बादलों को अपनी तरफ खींच लेता है। अच्छा, तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन खिंच जाते हैं। इस खिंचाव के कारण ऑक्सीजन वाले सिरे पर एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन वाले सिरे पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज। अब ये अणु छोटे चुंबकों की तरह काम करने लगते हैं। एक अणु का पॉजिटिव सिरा दूसरे अणु के नेगेटिव सिरे से चिपकने लगता है। बिल्कुल। और इस चुंबकीय खिंचाव को तोड़ने के लिए एल्केन की तुलना में ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है। और अल्कोहल इस रेस में सबसे अंत में इसलिए उबलते हैं क्योंकि उनके पास एक बहुत ही खास तरह का गोंद होता है, जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। सही कहा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग साधारण चुंबकीय खिंचाव से कई ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए अल्कोहल के अणुओं को अलग करना सबसे मुश्किल काम हो जाता है। ये तुलना अणुओं के बीच काम करने वाले बलों की ताकत को बहुत अच्छी तरह से दर्शाती है। अब जब हम इनकी संरचना और बलों को समझ चुके हैं, तो रासायनिक प्रतिक्रियाओं की तरफ बढ़ते हैं। स्रोत में एक भारी भरकम शब्द का जिक्र है, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया, या अंग्रेजी में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी जटिल मशीनरी की बात हो रही हो, लेकिन अगर इसके शब्दों को तोड़ा जाए तो इसका अर्थ बहुत ही सीधा निकलता है। कैसे? नाभिकरागी या न्यूक्लियोफाइल का मतलब है एक ऐसा अणु जिसे नाभिक यानी पॉजिटिव चार्ज से प्रेम है। हाँ, और जैसा कि अभी हमने उन छोटे चुंबकों वाले उदाहरण में देखा, कार्बोनिल समूह का कार्बन बेचारा पॉजिटिव चार्ज लेकर बैठा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ने उसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए होते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल सीधा जाकर उस पॉजिटिव कार्बन पर हमला कर देता है और उससे जुड़ जाता है। हाइड्रोजन साइनाइड और सोडियम बाइसल्फाइड जैसे रसायन इसी तरह से कार्बन पर जुड़ते हैं। ये प्रक्रिया सुनने में जितनी आसान लगती है, असल में भी उतनी ही सीधी है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के ही पास वो पॉजिटिव कार्बन मौजूद है, फिर भी एल्डिहाइड प्रतिक्रिया करने में कीटोन से हमेशा आगे क्यों रहते हैं? इसका कारण एक भौतिक रुकावट है, जिसे रसायन विज्ञान में त्रिविमीय प्रभाव या स्टेरिक हिंड्रेंस कहा जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस। इसे एक दृश्य के रूप में ऐसे समझें कि कीटोन में उस पॉजिटिव कार्बन के दोनों तरफ बड़े बड़े एल्काइल समूह खड़े होते हैं, बिल्कुल दो भारी भरकम बॉडीगार्ड्स की तरह। अच्छा, बॉडीगार्ड्स। हाँ, जब कोई हमलावर न्यूक्लियोफाइल कार्बन तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो ये दोनों बॉडीगार्ड्स उसका रास्ता रोक लेते हैं, जिससे प्रतिक्रिया करना मुश्किल हो जाता है। और एल्डिहाइड के मामले में? वहीं दूसरी तरफ एल्डिहाइड में कार्बन के एक तरफ सिर्फ एक छोटा सा हाइड्रोजन परमाणु होता है। ये छोटा हाइड्रोजन कोई खास रुकावट पैदा नहीं कर पाता, इसलिए एल्डिहाइड पर हमला करना और प्रतिक्रिया करना बहुत आसान और तेज हो जाता है। और रुकिए, तो अगर कीटोन के पास ये बॉडीगार्ड्स होते हैं जो हमलावर को रोकते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि कीटोन बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर उन्हें प्रतिक्रिया करने में सिर्फ ज्यादा समय लगता है? यह एक बहुत ही पैनी टिप्पणी है। कीटोन प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन उन्हें प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए अधिक ऊर्जा या उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। मतलब उन्हें थोड़ा धक्का देना पड़ता है। हाँ, और उनकी प्रतिक्रिया की गति एल्डिहाइड की तुलना में काफी धीमी होती है। वे पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं होते, बस वे अपनी रक्षा बेहतर तरीके से करते हैं। ये जानना दिलचस्प है कि अणुओं के स्तर पर भी भौतिक आकार इतना बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। लेकिन प्रयोगशाला में काम करते समय एक अलग तरह की चुनौती सामने आती है। कैसी चुनौती? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही देखने में पारदर्शी तरल जैसे हो सकते हैं। तो अगर प्रयोगशाला में कोई परखना चाहे कि किस बीकर में कौन सा रसायन है, तो वो ये कैसे करेगा? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और यहीं पर स्रोत में दिए गए रासायनिक परीक्षणों की भूमिका आती है। इनमें सबसे प्रमुख हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म परीक्षण है। आयोडोफॉर्म परीक्षण प्रयोगशाला में की जाने वाली सबसे सुंदर और स्पष्ट प्रतिक्रियाओं में से एक माना जाता है ना? बिल्कुल। ये विशेष रूप से उन रसायनों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है जिनमें मिथाइल कीटोन समूह होता है। तो ये परीक्षण असल में काम कैसे करता है? मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में एक पारदर्शी रसायन है। जब उस पारदर्शी रसायन में सोडियम हाइपोआयोडाइड मिलाया जाता है, तो अगर उसमें मिथाइल कीटोन मौजूद है, तो एक बहुत ही तेज रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। फिर क्या होता है? कुछ ही क्षणों में वह पारदर्शी तरल धुंधला होने लगता है और उसमें पीले रंग के ठोस कण बनने लगते हैं, जिन्हें अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहा जाता है। पीला रंग? यह पीला रंग इतना स्पष्ट होता है कि किसी भी वैज्ञानिक को तुरंत पता चल जाता है कि दिए गए नमूने में मिथाइल कीटोन समूह मौजूद है।
यह एक तरह का रासायनिक अलार्म है जो अपनी गवाही खुद देता है। पीले रंग का वो ठोस पदार्थ रासायनिक विश्लेषण की ताकत को दर्शाता है। अब अगर हम प्रतिक्रियाओं की गहराइयों में जाएं तो स्रोत में दो बहुत ही विशिष्ट अभिक्रियाओं का उल्लेख है, एल्डोल संघनन और कैनिज़ारो अभिक्रिया। पहली नजर में ये दोनों नाम किसी को भी डरा सकते हैं। हाँ, ये नाम थोड़े भारी हैं। लेकिन इनके काम करने का तरीका एक बहुत ही सरल सिद्धांत पर टिका है, और वो है अल्फा हाइड्रोजन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी। अल्फा हाइड्रोजन की भूमिका किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के जीवन में सबसे निर्णायक होती है। ये अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है? कार्बोनिल समूह वाले कार्बन के ठीक बगल में जो कार्बन जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। इसे एक पड़ोसी की तरह समझा जा सकता है। हाँ, लेकिन ये पड़ोसी असल में करता क्या है? एल्डोल संघनन में जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन के पास ये अल्फा हाइड्रोजन वाला पड़ोसी मौजूद होता है तो एक क्षारीय माध्यम में ये पड़ोसी एक पुल या ब्रिज का काम करता है। पुल का काम? हाँ, ये हाइड्रोजन अपनी जगह से हटकर दो एक जैसे अणुओं को आपस में जुड़ने का रास्ता दे देता है। इस तरह दो छोटे अणु मिलकर एक बड़ी श्रृंखला बना लेते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एल्डोल कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे लेगो के दो टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक बड़ा ढांचा बना लिया जाए। बेहतरीन उदाहरण है ये। और कैनिज़ारो अभिक्रिया की कहानी ठीक इसके विपरीत है। मतलब जब पड़ोसी घर पर ना हो? बिल्कुल। अगर किसी अणु के पास वह अल्फा हाइड्रोजन वाला पड़ोसी घर पर नहीं है तो वह अणु एल्डोल संघनन नहीं कर सकता। तो फिर वो करता क्या है? ऐसे में जब उसे किसी मजबूत क्षार के साथ मिलाया जाता है तो अणुओं के बीच एक तरह की घबराहट या अफरा तफरी मच जाती है। पुल बनाने का कोई विकल्प न होने के कारण अणु दो अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। दो अलग रास्ते? हाँ, एक ही रसायन के कुछ अणु ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल के नमक में बदल जाते हैं, जबकि उसी रसायन के बाकी अणु अपचयित होकर अल्कोहल बन जाते हैं। तो एक ही चीज से दो अलग अलग चीजें बन गईं। इसे असमानुपातन या डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रतिक्रिया कहते हैं। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे अणु के भीतर एक छोटे से हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति या अनुपस्थिति पूरी की पूरी रासायनिक नियति को बदल कर रख देती है। एक हाइड्रोजन का होना अणुओं को जोड़ता है और ना होना उन्हें दो बिल्कुल अलग रसायनों में तोड़ देता है। बहुत ही रोमांचक है। इस दुनिया से अब हम इस स्रोत सामग्री के अंतिम और शायद सबसे ताकतवर हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस सबका आखिर मतलब क्या है? अभी तक हमने ऑक्सीजन के सिंगल और डबल बॉन्ड को अलग अलग देखा, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन एक तरफ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड से OH समूह से। कार्बोक्सिलिक अम्ल रसायन विज्ञान के कुछ सबसे महत्वपूर्ण यौगिकों में से है। स्रोत के अनुसार इन्हें आमतौर पर प्राथमिक अल्कोहल के बहुत ही मजबूत ऑक्सीकरण से बनाया जाता है। इसमें क्या इस्तेमाल होता है? इस प्रक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट जैसे बेहद ताकतवर ऑक्सीकारक का उपयोग किया जाता है, जो अल्कोहल को सीधे अम्ल में बदल देता है। और ये हमारे जीवन से कैसे जुड़ा है? जो बात इसे जीव विज्ञान और हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ती है वो ये है कि जब इन कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बन परमाणुओं की एक बहुत लंबी श्रृंखला होती है। मतलब कितनी लंबी? जिसमें 12 से 18 तक कार्बन परमाणु एक लाइन में जुड़े हों, तो प्रकृति में इन्हें वसा या फैटी एसिड्स के रूप में जाना जाता है। अच्छा, फैटी एसिड्स। हमारे शरीर में ऊर्जा का जो भंडार है और जो वसा हम भोजन में खाते हैं, वे आणविक स्तर पर यही लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है। फैटी एसिड्स हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा है। लेकिन एक सवाल जो इस पूरे अध्याय का केंद्र है वो ये है कि आखिर ये कार्बोक्सिलिक अणु इतने अम्लीय क्यों होते हैं? वे आसानी से अपना हाइड्रोजन आयन क्यों छोड़ देते हैं? इसका रहस्य एक विशेष रासायनिक गुण में छिपा है जिसे अनुनाद या रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस, इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाएं। अम्लता का सीधा सा नियम है। जो अणु अपना हाइड्रोजन छोड़ने के बाद ज्यादा स्थिर महसूस करेगा वो उतना ही अच्छा अम्ल होगा। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल अपना हाइड्रोजन आयन छोड़ देता है तो वो एक कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है, जिस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ, इस आयन के पास एक अतिरिक्त नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये अणु बहुत ही चालाकी से काम करता है।
ये उस एक नेगेटिव चार्ज को अपने दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच लगातार घुमाता रहता है या कहें बांट लेता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर किसी एक व्यक्ति को 50 किलो का भारी वजन अकेले उठाना पड़े तो उसके लिए बहुत मुश्किल और अस्थिर स्थिति होगी। बिल्कुल। लेकिन अगर दो लोग मिलकर उस 50 किलो के वजन को आधा आधा बांट लें तो काम बहुत आसान और स्थिर हो जाता है। अनुनाद यही काम करता है। वो नेगेटिव चार्ज के वजन को दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच बांट देता है। इसी अद्भुत स्थिरता के कारण ये यौगिक अपना हाइड्रोजन आसानी से छोड़कर मजबूत अम्ल का व्यवहार करते हैं। ये वजन बांटने का उदाहरण मुझे लगता है सबको आसानी से समझ आ गया होगा। हाँ, लेकिन अम्लता की इस दुनिया में इलेक्ट्रॉनों की एक रस्साकशी भी चलती रहती है। किसी अम्ल की ताकत हमेशा एक जैसी नहीं होती। उस अणु के साथ जुड़े हुए अन्य परमाणुओं के आधार पर उसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। हमारे पास मुख्य रूप से दो तरह के समूह होते हैं जो इस रस्साकशी में हिस्सा लेते हैं। पहले होते हैं इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह, जिन्हें अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स या EWG कहते हैं। इनमें कौन से समूह आते हैं? इनमें फ्लोरीन, क्लोरीन या नाइट्रो जैसे समूह आते हैं। जब ये समूह किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जुड़ते हैं तो ये पूरी संरचना से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ जोर से खींचने लगते हैं। और इसका क्या असर होता है? इस खिंचाव के कारण वे जो नेगेटिव चार्ज का 50 किलो वाला वजन था वो और भी ज्यादा फैल जाता है। वजन जितना ज्यादा फैलेगा आयन उतना ही ज्यादा स्थिर होगा, और आयन जितना स्थिर होगा अम्लता उतनी ही बढ़ जाएगी। और इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में काम करते हैं इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समूह, जिन्हें EDG कहते हैं, जैसे कि मिथाइल समूह। ये क्या करते हैं? ये समूह इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने के बजाय और ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को उस बेचारे ऑक्सीजन की तरफ धकेल देते हैं। इससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज का बोझ कम होने के बजाय और बढ़ जाता है। मतलब 50 किलो से 60 किलो हो गया। बिल्कुल। वजन बढ़ने से आयन अस्थिर हो जाता है और परिणाम स्वरूप अम्लता घट जाती है। स्रोत में अम्लता की ताकत की एक बहुत ही स्पष्ट तुलनात्मक श्रृंखला दी गई है। सबसे मजबूत अम्ल वह है जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह लगे हों, जैसे CF3COOH, जिसमें 3 फ्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉनों को पूरी ताकत से खींच रहे हैं। ये सबसे मजबूत अम्ल होता है। इसके बाद CCl3COOH का नंबर आता है, क्योंकि क्लोरीन का खिंचाव फ्लोरीन से थोड़ा कम होता है। फिर NO2CH2COOH, उसके बाद एक फ्लोरीन वाला FCH2COOH, फिर आता है HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड, जिसमें कोई खींचने या धकेलने वाला समूह नहीं है। और इस सूची में सबसे कमजोर होता है CH3COOH, जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन दान करने वाला मिथाइल समूह जुड़ा है जो अम्लता को कमजोर कर देता है। ये श्रृंखला साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे अणु का एक छोटा सा हिस्सा उसके पूरे रासायनिक स्वभाव को नियंत्रित करता है। अब स्रोत के अंतिम भाग में कार्बोक्सिलिक अम्ल की कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाओं पर भी प्रकाश डाला गया है, जिन्हें किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनमें सबसे प्रमुख हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कार्बोक्सिलिक अम्ल हमेशा अम्ल की तरह ही व्यवहार नहीं करते। कभी कभी हमें उनके उस -OH समूह को हटाकर कुछ नया बनाने की जरूरत होती है। स्रोत बताता है कि अगर हमें उस -OH समूह को हटाकर उसकी जगह एक क्लोरीन परमाणु लगाना हो तो रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में PCl5, PCl3 या SOCl2, जिसे थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, ऐसे विशेष अभिकर्मकों का उपयोग किया जाता है। ऐसा करने से जो नया यौगिक बनता है उसे एसाइल क्लोराइड कहते हैं। ये OH को Cl से बदलने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एसाइल क्लोराइड बहुत अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं और उनका उपयोग कई अन्य महत्वपूर्ण रसायनों को बनाने में किया जा सकता है। और इन सबसे ऊपर एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो रसायन विज्ञान को प्रकृति की कला से जोड़ती है, स्टिरीकरण। स्टिरीकरण ये तब होता है जब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल किसी अल्कोहल के साथ मिलता है। एक अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये दोनों अणु आपस में जुड़ जाते हैं और इस प्रक्रिया में पानी का एक अणु बाहर निकल जाता है। पानी के बाहर निकलने की इस प्रक्रिया को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के रूप में भी समझा जा सकता है। पानी के निकलने के बाद जो नया यौगिक बनता है उसे एस्टर कहते हैं। एस्टर की सबसे बड़ी खासियत उनकी सुगंध है। प्रकृति में फलों और फूलों की जो मीठी गंध होती है, जैसे केले, अनानास या सेब की सुगंध, वो अक्सर इन्हीं एस्टर यौगिकों के कारण होती है।
परफ्यूम और फ्लेवरिंग इंडस्ट्री का पूरा कारोबार इसी एस्टरीकरण की प्रतिक्रिया पर टिका हुआ है। ये रसायन विज्ञान की सबसे खूबसूरत बातों में से एक है। एक अम्ल जो तीखा हो सकता है और एक अल्कोहल जो साधारण हो सकता है। जब दोनों मिलते हैं और एक पानी का अणु छोड़ते हैं तो वे एक ऐसा यौगिक बनाते हैं जो हमारी इंद्रियों को सुगंध का एहसास कराता है। वाकई ये बहुत अद्भुत है। तो आज की इस गहन चर्चा का सफर दालचीनी की महक और लाल चींटियों के डंक से शुरू होकर उबलते हुए अणुओं की रेस, अल्फा हाइड्रोजन के पुल बनाने के खेल, इलेक्ट्रॉनों की रस्साकशी और अंत में फलों की मीठी सुगंध वाले एस्टर तक पहुंचकर संपन्न होता है। आज ये स्पष्ट हो गया कि कैसे जटिल रासायनिक सूत्र सिर्फ किताबों की चीजें नहीं है, बल्कि ये इस बात का ब्लूप्रिंट है कि दुनिया कैसे काम करती है। आज की इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि आणविक स्तर पर आकार और संरचना ही सब कुछ तय करते हैं। आकार और संरचना। एक त्रिकोणीय समतलीय आकार, दो बड़े समूहों की रुकावट या फिर नेगेटिव चार्ज को आपस में बांट लेने की क्षमता, ये भौतिक और स्थानिक गुण ही रसायनों के हर व्यवहार को जन्म देते हैं। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है। आज हमने देखा कि कैसे किसी अणु में सिर्फ एक परमाणु को बदल देने से, जैसे सैन्यट हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन लगा देने से, उस अणु की पूरी ताकत और पहचान बदल जाती है। हाँ, वो बिल्कुल अलग तरीके से व्यवहार करने लगता है। अगर पूरी भौतिक दुनिया, हमारी दवाइयां, हमारे मसालों की महक और रसायन विज्ञान इलेक्ट्रॉनों को खींचने और धकेलने के इस सूक्ष्म नाजुक संतुलन पर टिके हैं, तो जरा सोचिए, हमारे अपने शरीर की कोशिकाओं के भीतर हमें जीवित रखने के लिए इसी पल ऐसे कितने अनगिनत और अदृश्य रासायनिक युद्ध चल रहे होंगे। हर एक सांस के साथ, हर एक धड़कन के साथ इलेक्ट्रॉनों की ये रस्साकशी हमारे अंदर लगातार जारी है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यही समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।